सीएम के मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है। कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं थी, पुलिस ने कहा। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मुख्य द्वार से दाखिल हुए हैं। पुलिस ने ये बयान दिया है। मुख्यमंत्री को दीवार फांदने से रोका गया था, पुलिस ने भी कहा। मुख्यमंत्री ने दीवार फांदकर प्रवेश किया। पुलिस ने कहा सीएम उमर ने पुलिस की जो सलाह थी वो अनसुनी कर दी। मुख्यमंत्री को मुख्य द्वार से आने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री दीवार फांद कर गए। पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। वीडियो में दिखा दृश्य सुरक्षा प्रयास था। पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं सुरक्षा को लेकर वीडियो की गलत व्याख्या की गई है, गलत तरीके से इस वीडियो को प्रोपोगेट किया गया है। पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं पुलिस ने मुख्यमंत्री को चोट लगने से बचाया भी है, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने ये तस्वीरें, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें जो वायरल हुई थी, रेलिंग फांदते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 को इस बात की जानकारी मिली है। तो सीएम के मामले पर पुलिस की ओर से बयान दिया गया है। कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं थी, पुलिस ने कहा है। फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता मुख्य द्वार से दाखिल हुए हैं। मुख्यमंत्री को दीवार फांदने से रोका गया था, पुलिस ने रोका था। सीएम ने दीवार फांदकर प्रवेश किया। सीएम उमर ने पुलिस की सलाह अनसुनी कर दी। मुख्यमंत्री को मुख्य द्वार से आने को कहा गया था। पुलिस सूत्र कह रहे हैं वीडियो में दिखा दृश्य सुरक्षा प्रयास था। पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर वीडियो की गलत व्याख्या की गई है। पुलिस ने मुख्यमंत्री को चोट से बचाया, न्यूज़ 18 को जानकारी दी। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, ये जो वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से प्रोपोगेट किया गया है। दरवाजा तो खुला हुआ था, चाहते तो दरवाजे से जा सकते थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो उमर अब्दुल्ला दीवार फांद कर मजार के अंदर गए थे। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि दरवाज़ा खुला हुआ था, बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला आखिर ऐसा क्यों करेंगे। और अब इस पर सियासत भी जोरों की हो रही है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अब पत्थरबाजी वाला दौर वापस लेकर आना चाहते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस का वर्जन ये है कि जो वीडियो सामने आया है वो गलत तरीके से उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, गलत तरीके से उसको वर्णन किया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने कोशिश की थी उमर अब्दुल्ला को रोकने की और उन्हें बचाया भी है चोट लगने से पुलिस ने। मुदस्सिर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं श्रीनगर से। मुदस्सिर, ये वीडियो जैसे ही सामने आया है, एक तरफ तो थ्योरी ये आती है कि जबरदस्ती की गई पुलिस की ओर से, जबकि पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि हमने तो सिर्फ नियम का पालन करने के लिए कहा था, गेट तो खुला हुआ था, कूद कर जाने की कोई नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, जानबूझकर ऐसा किया गया। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो ये 1931 का जो सानिया हुआ था, तो इसको ज़्यादा अब पॉलिटिसाइज करने की जो है कोशिश की जा रही है। एक तरफ जिस तरह से पीडीपी ने कल उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधा था, तो ये भी कहा जाता है कि उसका दिफा करने के लिए आज जो उमर अब्दुल्ला है वो वहाँ पे पहुँचे और ग्रेवयार्ड पे उन्होंने जो है वो हाजिरी दी। और दूसरी जानिब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसको जो है कहीं ना कहीं जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया उमर अब्दुल्ला ने। तो फिर वो दिखा रहे वीडियो में कि उन्होंने दीवार लांग कर जो है ग्रेवयार्ड में वो एंटर हुए। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से पुलिस का कहना है, अगर पुलिस ज़राया की यानी कि पुलिस सोर्सेज की हम बात करेंगे, तो न्यूज़ 18 के साथ सोर्सेज ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज जिस तरह से 14 जुलाई है, आज किसी भी किस्म की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी और किसी भी वजह से उमर अब्दुल्ला को वहाँ जाने से रोका नहीं गया। और जिस तरह से वीडियो में अब ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, और दूसरी जानिब अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्टिविस्ट जो ये क्लेम कर रहे हैं कि धक्का मुक्की भी वहाँ पे हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने डिफाई किया हर उस ऑर्डर को, हर उस बंदिश को, और वो वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो दीवार लांघने की कोशिश कर रहे थे और जो वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार थे या उनके साथ जो सिक्योरिटी थी वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि दीवार ना लांघे वो, ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बल्कि जो मेन एंट्रेंस का गेट है उसका इस्तेमाल करके वो ग्रेवयार्ड में एंटर हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला ने दीवार लांघ कर ग्रेवयार्ड में एंट्री हासिल की तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस तरह से जो है उस दीवार को लांघ सकते हैं और दीवार लांघ कर वो अंदर ग्रेवयार्ड में जा सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से अगर डिप्टी सीएम
सुरेंद्र चौधरी की बात करेंगे या सकीना यीतू वहाँ पर पहुंची, तो ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इन लीडरान ने किस तरह से वो दीवार जो है वो लांग कर जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पर एंट्री हासिल की। तो कुल मिलाकर जो है इस पे अब प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से भी। और लेकिन पुलिस ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। और जिस तरह से अगर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उन्होंने अगर ये दीवार लांग कर जो है ग्रेवयार्ड में एंट्री हासिल की, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वीडियो में दिख रहे हैं, जो कि पार्टी की तरफ से ही कहा जा रहा है, पार्टी लीडरान की तरफ से ही कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सेहत जो है वो ठीक नहीं है, वो अक्सर तौर पर बीमार रहते हैं और उनकी जो एज का फैक्टर भी अब सामने आ रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद मजार पर पहुंच गए वो भी इस तरीके से। मुदस्सिर, सवाल तो यही है, लेकिन दो चीजें सामने आ रही हैं। पहली चीज ये कि इस तरह से इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके किसका नफा नुकसान हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक ऐसे पद पर काबिज है उमर अब्दुल्ला जिसका अनुसरण आम जनता करती है, लोग करते हैं, क्या यह शोभा देता है? दोनों सवाल। देखिए, जिस तरह से अगर सीएम पद की हम बात करेंगे तो मुख्तलिफ रिएक्शंस इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि सीएम पद का उनको जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसकी सैंक्टिटी जो है वो बरकरार रखनी थी और उमर अब्दुल्ला की ये कोशिश जो है वो बिला जवाज़ है। लेकिन दूसरी जानिब अगर कांग्रेस से हमारी बात हुई या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लीडरान है उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि ये एक्शन जो है ये जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो है बाइफर्केशन ऑफ पावर्स या बिजनेस रूल्स की मुंतकली के हवाले से पहले ही ठनी हुई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो यूटी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो उनके बीच तो कहीं ना कहीं ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है यूटी गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। और आखिरकार जो पॉलिटिक्स है वो सामने आ रही है और जो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल ये फंडा भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है कि जिस तरह से कल तनकीद का निशाना बनाया गया था उमर अब्दुल्ला को कि 13 जुलाई को किस तरह से वो गैर हाजिर रहे और उनकी तरफ से कोई भी ये कोशिश नहीं हुई कि वो ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आज वो निकल गए तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की भी एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि लगातार जो रीजनल पार्टीज है यहाँ की तो उन्होंने कल से निशाना बनाया उमर अब्दुल्ला को, तो हो सकता है कि उसका जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में आज उमर अब्दुल्ला निकले और वहाँ पर ग्रेवयार्ड पे पहुंचे और वहाँ पे हाजिरी दी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कल उन पे निशाना साधा गया तो उनका उन इल्जामात का वो कहीं ना कहीं। मुदस्सिर, आरोप इस बात के भी लग रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ कर ये जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस मुद्दे को, ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि इसका नफा नुकसान किसको होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की हम बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि अगर 1931 का ये जो सानिया हुआ था तो इसको अगर पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी और जमात की तरफ से, तो किस तरह से आज जो हल वाला झंडा यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी फ्लैग है किस तरह से वहाँ पे लहराया गया। तो अगर ये पॉलिटिकल इशू नहीं है तो पार्टी का झंडा वहाँ पे क्यों लहराया गया, पार्टी का झंडा जो है वो लीडरान के हाथ में क्यों कर था और किस तरह से वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर एक जो है पॉलिटिकल माइलेज जो है वो गेन करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल मजबूरियां भी है पार्टीज़ की और जो कोई मुद्दा मिलता है इस तरह का तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल माइलेज है यकीनी तौर पर वो गेन करने की कोशिश की जाती है इन पार्टीज़ की तरफ से। ठीक है मुदस्सिर, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि श्रीनगर में सीएम उमर और फारूक अब्दुल्ला कई दूसरे एनसी नेताओं के साथ नौहट्टा सिर मजार पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने उन 22 लोगों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर फतेहा पढ़ा जो 23 जुलाई 1931 को डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह पर मारे गए थे। कल सभी नेताओं को यहां आने से रोक दिया गया था, किसी को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन आज सीएम सहित एनसी के नेता पुलिस को चकमा देते हुए गुपचुप तरीके से यहां पहुंचे। कोई बिना सिक्योरिटी की कार के पहुंचा तो मंत्री सकीना यीतू स्कूटर से पहुंची। उसके बाद सीएम खुद रेलिंग फांदकर मजार के अंदर चले गए, जिसके बाद मजार का गेट खोला गया और फिर बाकी नेता भी अंदर गए। सभी ने कब्रों पर फूल चढ़ाया और यहाँ फातिहा पढ़ा। इस मामले में सीएम उमर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा कि मैं चुपचाप घर से निकला और नौहट्टा में कार खड़ी कर यहाँ आया, हमें रोकने की कोशिश की गई, हाथापाई की कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हम यहाँ बार बार आएंगे। पुलिस वालों ने सीएम को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते यहाँ पुलिस और सीएम के बीच धक्का मुक्की हुई।
हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने, उनका क्या वर्जन था ये बताया। हालांकि पुलिस कुछ और कह रही है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उन्हें एक दिन पहले रोका गया था, इसलिए मैं बिना बताए आज चला आया। और पुलिस का ये कहना है कि पाबंदी कल के लिए थी जिससे कि कोई माहौल ना बिगड़े। और उमर अब्दुल्ला अचानक जिस तरीके से वहां पहुंचे थे उससे गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट की जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि गेट खुला हुआ था और ऐसे में कूद कर फांद कर आने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला के लिए भी कहा जा रहा था कि काफ़ी दिनों से बीमार हैं और घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि क्या जानबूझकर इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों के बीच में ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी जोरों पर हो रही है। जहां तमाम पार्टियां, बीजेपी सरीखी पार्टियां इस बात का आरोप लगा रही हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता उमर अब्दुल्ला को। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मेरे पास कोई रास्ता, कोई जरिया छोड़ा ही नहीं गया था यह तरीका अपनाने के अलावा। और श्रीनगर में जो कुछ हुआ उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इस पोस्ट में सीएम का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति है। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर रहे भक्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात। यमन में 16 जुलाई को नर्स निमिषा प्रिया को दी जा सकती है फांसी, परिवार को राज्यपाल से मिला मदद का आश्वासन।
ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं कविंद्र गुप्ता। राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। बीडी मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम है कविंद्र गुप्ता, और कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करता हूं। कविंद्र गुप्ता के घर बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं कविंद्र गुप्ता। राष्ट्रपति ने मंजूर किया बीडी मिश्रा का इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम है कविंद्र गुप्ता, और उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कविंद्र गुप्ता के घर बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है ये। दो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब उन्हें इस बात की जानकारी दी गई, उसके बाद किस तरीके से घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, मिठाई खिलाने वालों को तांता लगा रहा, लगातार उनके पास फोन आते रहे। इस पर धन्यवाद भी अदा किया है कविंद्र गुप्ता ने पार्टी के तमाम मेंबर्स का, और साथ साथ इस सपोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का भी उन्होंने धन्यवाद अदा किया, और कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनके घर पर लोग पहुंच रहे थे उन्हें बधाई देने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है। हालांकि खबरें आ रही थी कि बीडी मिश्रा ने रिजाइन कर दिया, नहीं 3 दिन से ही खबरें चल रही थी। पुष्टि हालांकि इस बात की नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि कविंद्र गुप्ता नए लद्दाख के राज्यपाल होंगे। इस खबर पर मुहर लग गई है। कविंद्र गुप्ता जी, अब आप न्यूट्रल तरीके से चलेंगे ना, क्योंकि अब आपको राजनीति, ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी के इनकी मेहनत और जिन्होंने इस लायक समझा, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे है कि जिस प्रकार से स्पीकर के नाते भी मैंने काम किया है नॉन पॉलिटिकल होकर के, अब ये दायित्व अच्छी प्रकार से निभाने का प्रयास। कोई दुख है क्योंकि राजनीति आप बहुत सक्षम रहे हैं, तो अब राजनीति नहीं कर पाएंगे? देखिए ऐसा नहीं, ये सारी उम्र राजनीति की है। 1975 पहली बार जेल गया था, तो उससे 50 साल कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसके लायक मुझे समझा, मैं उनका धन्यवाद करना। लेकिन जम्मू छोड़ने का, जम्मू कश्मीर की राजनीति छोड़ने का मलाल रहेगा? देखिए, कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बिठाएंगे वहाँ काम करना है। चैलेंज है और चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। सुना है प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की आपसे? अभी नहीं की, अभी नहीं, पहले की थी, 2 दिन पहले की थी, उन्होंने बताया था। अच्छा, उन्होंने बताया था? जी जी। तो आप खुश हैं आप, क्योंकि राजनीति छोड़नी पड़ती देखिए, काम कोई भी हो, किसी कार्यकर्ता के नाते भी काम कर रहा था, आगे भी काम करूंगा। अच्छा, तो प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, क्योंकि लद्दाख एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से वहां पर जाकर के उसको स्टडी करना पड़ेगा, और जो आज चल रहा है उसको किस प्रकार से हम ठीक तरह से निभा पाएं, और जिससे जनता को भी खुश रखें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिम्मेवारी रहती है। तो इन सभी चीजों को सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। क्या स्टेक होल्डर से बात होगी? वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स, क्या आप उनको बिठाएंगे? देखिए, अभी जाने के बाद ही बात करूंगा मैं। ये क्योंकि इस वक्त बारिश भी थोड़ी हो रही है, शुभ संकेत है। आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत हो? एक चैलेंज। देखिए, कविंदर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका अनुभव, प्रशासनिक अनुभव हो चाहे राजनीतिक अनुभव हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। कविंदर जी बचपन से स्वयंसेवक, उसके बाद प्रचारक, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, और पार्टी के कार्यकर्ता के बाद मेयर, मेयर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद डिप्टी सीएम, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा देके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को वो स्थान दिया है जहां वो डिजर्व करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कविंद्र गुप्ता जी लह जाने के बाद वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, वहाँ की लोगों की एस्पायरेशंस हैं, वो पूरी करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अब अनबाइज्ड पोजीशन पे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहे हैं, जहाँ से ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पार्टी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें कमी खलेगी। तो क्या लगता है कि जो सीनियर नेताओं को जिस तरह से जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और लद्दाख हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे स्टेटहुड के बारे में या बाकी, तो ये क्या लगता है आपको इनकी देख रेख? कविंदर जी सक्षम है, जो भी इश्यूज हैं वहाँ। मैंने कहा परिपक्व नेता हैं, हर बात को बड़ी बात समझते हैं। लगभग 50 से भी ऊपर वर्ष की राजनीति, और इस राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और आज सीधे तौर पर एलजी बनना, मेरा मानना है कि हम सब के लिए भी एक गौरवमयी विषय है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके चलते हमें ये मौका मिला है। पहले बाबू परमानंद जी के रूप में मौका मिला था, और आज कविंद्र गुप्ता जी के रूप में मौका। आपके पुराने साथी रहे? मेरे बिल्कुल पुराने साथी हैं। लगभग 40 वर्ष हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है, 35-40 वर्ष। ऐसे समय में इनका एलजी बनना मेरे लिए एक बहुत गौरवमयी विषय है। मैं इनको, इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं,
और राष्ट्रीय नेतृत्व का और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमारे और हम ही सिर्फ दिखा रहे हैं इस वक्त। तो आप देख रहे थे कि लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव और उसके बाद अब लद्दाख के गवर्नर कविंद्र गुप्ता बनाए गए हैं। मोरुप स्टेंजन लेह से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। मोरुप, कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का गवर्नर बनाया गया है। एक लंबा चौड़ा राजनीतिक उनका अनुभव रहा है और वो आखिरी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में कविंद्र गुप्ता को इस वक्त ये जो टाइमिंग है बनाया जाना, लोगों का क्या रिएक्शन है और किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को देखा जा रहा है? जी अंकिता, जो जिस तरह से जो खबर मिला, जैसे जो कविंद्र गुप्ता जी लद्दाख के एलजी के तौर पर नियुक्त किया गया तो लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठा है, क्योंकि उनको जो काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पॉलिटिकल अनुभव है, क्योंकि इससे जो पहले दो एलजी रह चुके हैं, एक आर्मी के बैकग्राउंड से आता है, ब्यूरोक्रेसी, तो इस बार जो एक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं कविंद्र को तो काफी अनुभव होगा। साथ ही साथ उनके सामने चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो लद्दाख में जो माहौल चल रहा है, खासकर 6 शेड्यूल और स्टेट शेड्यूल को लेके एमएचए के साथ एपेक्स और केडीए का बात चल रहा है, उसमें उनको चैलेंज रहेगा। और दूसरी बात, ये लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, 2 बॉर्डर इलाकों से सटा हुआ है, तो ये भी एक चैलेंज रहेगा। और तीसरी, इलेक्शन भी आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, वो भी देखना होगा। साथ ही साथ जो 5 नए डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, वो भी उसको भी वो सेटअप करना है, वो सब आगे चैलेंज रहेगा। लेकिन सभी लद्दाख के लोगों को उम्मीद है इस बार जो पॉलिटिशियन दिया तो जरूर लद्दाख के जो मसले को अच्छी तरह से निभाएंगे, क्योंकि काफी इशू चल रहा है। जब से यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोगों में काफी जो सेफगार्ड को लेके काफी इशू चल रहा है। जी अंकित। मोरुप, लेकिन यूटी बनने के बाद कविंद्र गुप्ता खुद भी उन लोगों में से थे जो इस बात के पक्षधर थे, इस बात के फेवर में थे कि हाँ इसे स्टेट बनाया जाए, लेकिन उनका साथ में यह भी कहना था लेकिन सही समय सही वक्त देखकर ऐसा किया जाए। तो अब क्या ऐसे में लोगों को इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये स्टेट वाला जो मसला है क्या एक बार फिर से उठाया जाएगा? जी, जिस तरह से जो कविंद्र गुप्ता जी की बात करें तो वो लद्दाख में पहले काफी दफा आ चुके हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जहाँ होते हैं तो हमेशा आते हैं, खासकर एमपी इलेक्शन हो या कुछ भी इलेक्शन हो, काउंसिल के टाइम पे वो आते रहते हैं, लद्दाख का दौरा करते रहते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि लद्दाख की जो पॉलिटिकल स्थिति उनको बाखूबी से मालूम है, तो उसी अनुसार वो काम करेंगे। और उम्मीद भी है कि लद्दाख की पूरा माहौल उनसे वाकिफ है, तो इसको ठीक तरफ से वो निभाएंगे। क्योंकि जो 4 पॉइंट जो मुद्दा चल रहा है एपेक्स, वो तो कब से जो 2019 के बाद ही मांग उठाते आ रहे, जब से एपेक्स और केडीए बना, स्टेट रूट या 6 शेड्यूल, ये सब मुझे मेरे ख्याल से जो अभी आने वाले जो ये कविंद्र गुप्ता तीसरी एलजी के तौर पर लद्दाख में आएंगे, तो ये उम्मीद है कि ये मसला सब अच्छी तरह से सुलझाएंगे। जी मोरुप, आपने चैलेंजेस की बात की थी। कविंद्र गुप्ता, क्योंकि पहली बार, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि वो राजनीतिक गलियारे से जो गवर्नर रहे हैं, इससे पहले वो नहीं थे। अब क्योंकि वो खुद भी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ है, लेकिन फिर भी आपने कहा चैलेंजेस बहुत बड़े रहने वाले, उन चैलेंजेस के बारे में करके बताएंगे क्या मोरुप? चैलेंजेस मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट के साथ बातें चल रहे हैं जो 6 शेड्यूल को लेके, जो एपेक्स और केडीए 6 शेड्यूल और स्टेट रूट पे अटके हुए हैं, तो दूसरी तरफ से एमएचए की तरफ से रिसेंटली जो नोटिफिकेशन डोमिसाइल वगैरह इशू किया, तो काफी चैलेंजेस इसलिए भी होगा क्योंकि बॉर्डर है, तनाव वाले रहते हैं, खासकर जो एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, 2 बॉर्डर के बीच में लद्दाख है, वो सब चैलेंज आएगा। और तीसरी जो चैलेंज आएगा, जो लद्दाख को 5 नया डिस्ट्रिक्ट अभी बनना है, जो घोषित किया 2 डिस्ट्रिक्ट है अभी फिलहाल लेह और करगिल, तो 5 डिस्ट्रिक्ट और बनेंगे, तो जो सेटअप है वो और बढ़ेंगे और चैलेंजेस और रहेंगे। यही मेरा कहने का मतलब है। जी संकीर्तन, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोरुप आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और अब से बस थोड़ी देर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए सफर शुरू हो जाएगा। करीब 2 घंटे से ज्यादा के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट कल दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा। शुभांशु समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर वापस आ रहा है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। 580 पाउंड यानी कि करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। ये कार्गो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्रू को लौटने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रहना होगा।
तो आप देख रहे हैं कि आईएसएस से कुछ देर में ड्रैगन स्क्रिप्ट की अनडॉकिंग शुरू हो जाएगी। अब से थोड़ी ही देर में भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए सफर शुरू हो जाएगा। करीब 2 घंटे से ज्यादा के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट कल दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा। सुभांशु समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर वापस आ रहा है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। ये कार्गो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्रू को लौटने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग शुरू हो गई है। आईएसएस से रवाना होंगे सुभांशु शुक्ला, भारतीय मूल के हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग शुरू हो गई। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में पूरा का पूरा ये जो टीम है, पूरी की पूरी टीम किस तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, और जब तक कि ये स्पेसक्राफ्ट वापस सुरक्षित धरती पर आ नहीं जाता तब तक जाहिर है कि सबकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी। वहीं दूसरी तस्वीर में ये पूरा ग्रुप जो सुभांशु शुक्ला के साथ गया है। Tracking copies, 11:10 Zulu for departure time. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभांशु ने जो वहां पर जाके प्रयोग किए हैं, चाहे लाइफ साइंसेज को लेकर, चाहे प्लांटेशंस को लेकर, उसकी किट्स जो हैं वो भी यहीं से उपलब्ध कराई गई थी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की ओर से। कुछ एक हमारे इंस्टीट्यूट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इत्यादि से, IIT से। तो इंडिजिनस किट्स, इंडिजिनस एक्सपेरिमेंट्स, इंडिजिनस व्यक्ति करने वाला, और ये वो प्रयोग हुए हैं जिनका लाभ और जिनका उपयोग दुनिया के दूसरे देश भी करेंगे अपनी तरह के पहले। लाइफ साइंसेज में उदाहरण के तौर पर मायोजेनेसिस के मसल्स पर क्या असर हो जाता है जब आप अंतरिक्ष में रहते हैं, कि उसकी वेस्टिंग हो जाती है, डिस्फंक्शन हो जाता है, और किस तरह से उसकी रोकथाम की जाए। इसी प्रकार अगर बहुत देर तक आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपके कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं, आपके दिलो दिमाग पर उसका क्या असर हो सकता है, उसको कैसे रोकथाम करना, या अंतरिक्ष में किस तरह से अगर कुछ पौधे उगाने का प्रयोग करना, बीज उगाने का, तो ये सारे प्रयोग, इनकी कल्पना आज तक कभी की नहीं गई थी। भारत की पहल पर सुभांशु की ओर से दुनिया भर के लिए किए गए। और जैसे मोदी जी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, मेरे ख्याल से उस मंत्र पर चलते हुए पहली बार भारतीय मूल के प्रयोग भारतीय व्यक्ति के द्वारा सारे विश्व बंधुओं के लिए।